तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 5। मेजर पेपर 4 हम लोगों ने डाल दिया है। सॉरी, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेजर पेपर 5, जिसमें कि टॉपिक का नाम है मेडिवल यानी कि मध्यकालीन सोसाइटीज़ यानी कि समाज, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व के मध्यकालीन समाज के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ओके, इसमें जो यूनिट है वो 5 यूनिट है। कौन कौन से? पहला है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम यानी कि क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म का उदय के बारे में जानना है आपको, ठीक। दूसरा आपको जानना है अर्ली मेडिवल यूरोप, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल का यूरोप के बारे में। तीसरा आपको जानना है क्या है यहाँ पे, तो ये है आपका ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट सोसाइटी टू मेडिवल सोसाइटी इन यूरोप। मतलब यूरोप का ही विशेष रूप से आपको जानना है कि प्राचीन यूरोप से लेकर के वर्तमान यूरोप तक का जो सफ़र है वो कैसे इनका गुजरा, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हुए। नेक्स्ट आपको यूनिट 4 में पढ़ना है क्या? ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज इन यूरोप, ठीक, मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल का यूरोप का आपको जानना है। आगे देख लेते हैं। तो फिर लास्ट में आता है शहरीकरण के बारे में, अर्बनाइजेशन एंड क्या है तो डिस्कवरीज के बारे में, यानी कि शहरीकरण और नए नए खोज के बारे में जानना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले यूनिट 5 से शुरू करते हैं, ठीक। अर्बनाइजेशन एंड डिस्कवरीज। पहले एक सीरियल आता था डिस्कवरी में, ठीक है, देखते थे डिस्कवरी, बहुत मज़ा लगता था ना। जंगल में जाके, अमेजन का जंगल में जाके आदमी खोज खोज के दिखाता था ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 कि मध्यकालीन विश्वविद्यालय, मध्यकाल में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका स्वरूप क्या था तथा उनके योगदान को विस्तार से आपको बताना है। ओके, एक्सप्लेन द नेचर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिवल यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे भारत का नहीं, विश्व के यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही है। देखिए, मध्यकाल का जो यूरोप है, यूरोप में शिक्षा के विकास में बहुत ज़्यादा चेंज यूनिवर्सिटी की ओर से हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ही वह वजह थी जिसके कारण एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बिल्ड हुआ, ठीक। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इन यूनिवर्सिटीज़ का उदय हुआ। मध्यकाल में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा जाए तो मध्यकाल विश्वविद्यालय मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव में थे। ये जो यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पे धार्मिक नेचर के एजुकेशन दिए जाते थे। यहाँ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म और नैतिकता का प्रचार करना था। पेरिस यूनिवर्सिटी, बेबीलोनिया और ऑक्सफोर्ड, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक, जैसे विश्वविद्यालय प्रमुख थे जो धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सिटी किस लिए था? धर्म का प्रचार के लिए। इन संस्थाओं ने लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता था। इन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में उनमें लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता था और छात्रों को विभिन्न विषय की शिक्षा दी जाती थी और धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। अब शिक्षा का कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था तो सुनिएगा। इन यूनिवर्सिटियों में धर्मशास्त्र प्रमुख स्तर पर पढ़ाया जाता था, ठीक है, रिलीजन, कानून पढ़ाया जाता था, लॉ, चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता था, मेडिकल का नॉलेज दिया जाता था, ठीक। चौथा पढ़ाया जाता था फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर और बॉटनी और साइकोलॉजी और अभी जितना भी आया एआई टेक्नोलॉजी, ठीक, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह बाद में आया, बहुत बाद में, समझे। जूलॉजी, बॉटनी सब बाद बाद में विकसित हुआ, डेवलप हुआ, तब जाके आज पढ़ाई हो रहा है। ओके, पहले यही सब पढ़ाया जाता था। हाँ, और एक जोड़ लीजिएगा राजनीति शास्त्र, वो भी पढ़ाया जाता था। योगदान क्या है तो विश्वविद्यालय ने यूरोप में बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया, ठीक। जब लोग पढ़ने लगे तो उनका दिमाग बढ़ने लगा, उन्होंने नई सोच और तर्क शक्ति का विकास किया। इसके साथ ही वे संस्थान पुनर्जागरण यानी कि नवाचार, वैज्ञानिक क्रांति के लिए आधार बने, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको याद करना है, जैसे कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय का विकास हुआ। पेरिस, ठीक, बेबीलोनिया
या बोलोनिया सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक थे। ऑक्सफोर्ड का भी नाम दे दीजिएगा तो ठीक ही रहेगा। और शिक्षा का माध्यम क्या था? लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते थे वो सब आपको बताना है। फिर निष्कर्ष, इस प्रकार मध्यकाल विश्वविद्यालय में शिक्षा और ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, मध्यकालीन नगरों की विशेषता। ठीक है, जो मध्यकाल में नगर बनाए गए, शहर बनाए गए, उनकी क्या क्या विशेषता थी, उनके विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। किस तरह से उनका विकास हुआ, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो मध्यकालीन यूरोप नगरों का विकास जो है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग को देखकर किया गया था और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है ये। ठीक है, ये नगर व्यापार, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए यानी कि फैक्ट्रियों के लिए, और क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि शिल्प के लिए प्रमुख केंद्र बन गए। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पे चिकित्सा सुविधा भी जोड़ सकते हैं। चिकित्सा सुविधा के लिए देखिए, ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि जिसमें आपको खुद का नॉलेज का प्रयोग करना होगा, खुद का ज्ञान का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, थ्योरी माने आप अपना ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे करो भाई। जहाँ पे खुद का ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे कीजिए। ओके, नगरों की विशेषताएं, तो मध्यकालीन नगरों में बाजार, कार्यशालाएं, ठीक है, बाजार कार्यशाला मतलब ऑफिस, ठीक है, आवासीय क्षेत्र होते थे जहां व्यापारी, कारीगर वर्ग निवास करते थे। नगरों के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जाती थी। ठीक, और गिल्ड प्रणाली भी नगरों को एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिससे कारीगर व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित थे। ठीक है, नगरों का विकास की बात किया जाए तो धर्म युद्ध के बाद व्यापारी में वृद्धि हुई। ठीक, व्यापार में वृद्धि हुई जब धर्म युद्ध हुआ, जिससे नगर का विकास तेज हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आने लगे। नगर मतलब शहर। इससे शहरीकरण या नगरीकरण बढ़ा और आर्थिक गतिविधि तेज हुई। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि नगर विकास में व्यापार और उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा जल्दी जल्दी डेवलप हुआ। ठीक, एक नया वर्ग बना जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग, अभी मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बोलते हैं, जिसने समाज में परिवर्तन लाया। और ये वर्ग अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यही वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग। इसमें सामंती व्यवस्था कमज़ोर हुई और आधुनिक आर्थिक व्यवस्था शुरू हुई। तथ्य क्या है, तो 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच नगर तेजी से विकसित हुए। इसमें गिल्ड प्रणाली का प्रयोग किया गया और व्यापारी वर्ग इस काल में उदय हुआ, व्यापार बिजनेस शुरू हुआ। नेक्स्ट आता है भौगोलिक खोज के कारण। क्या कारण था कि भौगोलिक खोज में और उनके क्या क्या प्रभाव हुए। देखिए, 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में कई महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हुई, जिनमें से विश्व इतिहास में एक नया मोड़ आया और इन खोज ने समुद्री मार्ग में व्यापार करने, ठीक, और नई नई जानकारी को भी इकट्ठा करने में आगे बढ़ाया। इसी कारण फिर साइंस का भी डेवलपमेंट होता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आता है भौगोलिक खोज के कारण। देखिए, भौगोलिक खोज के पीछे कई कारण थे। जो भौगोलिक एरिया, भौगोलिक मतलब जियोग्राफी का एरिया खोजना। ठीक है, ये अमेजन का जंगल है, ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये सब जो खोज हुआ इसके पीछे क्या कारण है। ये 7 गो महादेश में बांट दिया गया। ठीक है, तो भौगोलिक खोज के पीछे कई कारण थे। यूरोपीय देश को एशिया के व्यापार मार्ग की खोज करना, ठीक, ताकि पूरे विश्व में व्यापार फैल सके। तो क्या किया गया, समुद्री व्यापार मार्ग को बढ़ाने के लिए एशिया के व्यापार मार्ग की खोज की गई। समुद्री व्यापार हो चाहे स्थल सीमा का व्यापार हो। विशेष मामलों के लिए क्या हुआ, तो इसके अलावा तकनीकी प्रगति जैसे कि कंपनी और बेहतर जहाज़ों का निर्माण भी महत्वपूर्ण कारण था। धन और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी, माफ कीजिएगा, खोज को प्रेरित करता था कि भाई ज़्यादा अगर हम खोजेंगे तो हमें ज़्यादा धन मिलेगा, अच्छा लाइफ जी पाएंगे, ठीक है, घूमेंगे। जो एक आम मनुष्य की इच्छाएं होती है वो इच्छाओं को आपको लिखना है। भौगोलिक खोज का क्या प्रभाव हुआ, इन खोजों के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद का विकास हुआ, कॉलोनियल पीरियड आना शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, यूरोप देश ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए और व्यापार का विस्तार हुआ। सबसे पहले अंग्रेज व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए और वहाँ पे फिर कब्जा जमा लेते थे।
ठीक है। 1498 में कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। कब? 1492 में। ठीक है, 1492 में कोलंबस ने क्या करते हैं? अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। अमेरिका की खोज नहीं की, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की 1492 में। ठीक। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था और ये पुर्तगाल से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ठीक है, और कहा जाता है जब ये आ रहे थे अपने साथ लगभग 50 आदमी, तो इनके साथ आते आते मात्र 10-15 आदमी बचा था। क्यों? बीच में समुद्र में बहुत लंबा रास्ता था ना, 2 महीना 3 महीना का रास्ता, तो उस दरमियान बहुत सारे लोग प्लेग तो अलग अलग बीमारी के कारण मर जाते थे, तो फिर उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। अजीब लगता है ना सुन के। तो समुद्र में उतना उतना दिन जीवित रह पाना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, और खाने पीने का भी कमी रहता था, और किसी को समुद्र का वातावरण सही नहीं लगा तो उसके कारण बीमार पड़ गया तो मर गया, तो उसको फेंक दो पानी में। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में ये सब समुद्री मार्ग की खोज हुई। ओके, चलिए। और इस तरह से फिर विश्व में व्यापार और राजनीति, संस्कृति, परंपरा का आदान प्रदान होने लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, ईसाई धर्म का उदय का प्रमुख कारण क्या क्या है ये बताइए। ठीक है, व्हाट वेर द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म का विकास कैसे हुआ भैया ये बता दीजिए। देखिए, ईसाई धर्म का उदय 1ली शताब्दी में रोमन साम्राज्य के समय में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? यीशु मसीह। एक गाना है, बहुत फेमस गाना है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। गाना सुने? तू ही बाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। ठीक है, तेरा जात पात पुराण में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। ये गाना है, बहुत फेमस गाना है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान दिया गया है। ठीक है, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन, विधि वेद का है यह सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। चलिए इसको सुनाएंगे कभी आपको। ठीक है, तो ईसाई धर्म का उदय 1ली शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के समय में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ठीक, ईसा मसीह थे, और ईसा मसीह जितने भी चर्च हैं अभी ईसा मसीह की पूजा होती है चर्च में, पूजा नहीं बोलिए, प्रेयर होता है। ठीक है, तो रोमन समाज में असमानता। ठीक, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि ईसाई धर्म का उदय 1ली शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य में समय में हुआ था। रोमन, ठीक है, रोमन साम्राज्य के समय में हुआ था। और जो रोमन साम्राज्य था, वर्तमान इटली हम लोग बोलेंगे, इटाली। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है। देखिए, रोमन साम्राज्य में असमानता, गरीब और दासों को न्याय नहीं मिलता था। ठीक, ये उदय का पहला कारण है कि ईसाई धर्म का उदय हुआ, क्योंकि उसमें असमानता करते थे, अमीर और गरीब में, दास और कुलीन वर्गों में। सरल उपदेश, प्रेम, करुणा और समानता पर आधारित शिक्षा फैलाया बहुत सरल तरीके से। मिशनरी गतिविधियां, जिसमें संत पॉल ने धर्म का क्या किया? व्यापक प्रचार किया। ये जो संत पॉल है, रांची में एक कॉलेज भी है, संत पॉल कॉलेज। ठीक, तो संत पॉल ने धर्म का प्रचार भी किया बड़े पैमाने पर, व्यापक मतलब व्यापार नहीं, बड़े पैमाने पर। ठीक है, रोमन शासन का समर्थन किया, और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक, 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्यता दी पहली बार। ठीक, कब? रोमन शासन का समर्थन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में पहली बार ईसाई धर्म को मान्यता दी, कानूनी रूप से। इन कारणों से ईसाई धर्म में तेजी से फैलना शुरू हो गया पूरे यूरोप में, और आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। लिख दीजिएगा सबसे ऊपर में कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है। ठीक, और यीशु मसीह को मानते हैं। इसमें चर्च में जाके व्यक्ति क्या करते हैं? ईसा मसीह को याद करते हैं। चलिए, ईसाई धर्म के प्रचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और विस्तार से लिखे हैं। ईसाई धर्म का प्रचार, तो देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार रोमन साम्राज्य के भीतर हुआ, ये पहली बात विकसित हो गई आपके दिमाग में। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा, विशेष रूप से संत पॉल एशिया और यूरोप में प्रचार किया धर्म का। रोमन
सड़कों का जाल, यात्रा और संचार में आसान हुआ क्योंकि रोमन साम्राज्य में सड़क बहुत बेहतर थे। सरल भाषा में ये समझाते थे, ग्रीक और लैटिन भाषा में अपने धर्म का प्रचार करते थे। राजकीय संरक्षण, चारवीं क्या लिखा है, 4th शताब्दी में यानी कि 4वीं शताब्दी में राज्य धर्म ये बन गया। कहाँ का, तो ये रोमन का। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इसको मान्यता दी। ठीक, एक एक करके जोड़ जोड़ के लिखिएगा। इन साधनों से ईसाई धर्म विश्व पर स्तर पर फैल गया और आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन गया। इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जानिए। इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म कैसे माना जाता है? अच्छा, ईश्वर का पुत्र कहा जाता है ईसा मसीह को, ईश्वर का बेटा, ठीक है, भगवान का बेटा, अल्लाह का बेटा, जो भी बोलिएगा। इस्लाम धर्म का जन्म कैसे होता है? हाउ डिड इस्लाम ओरिजिनेट? तो देखिए, इस्लाम धर्म जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। क्या बात कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, दूसरा है इस्लाम धर्म। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है हिंदुइज्म। ओके, तो इस्लाम धर्म जन्म कब होता है? 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ। इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब थे। ठीक, और हिंदू धर्म का जन्म कब होता है? हिंदू धर्म का ना आदि है ना अंत है, शुरू से चलता है। वास्तव में हिंदू धर्म का नाम कोई का चीज़ नहीं है, सनातन धर्म होता है। ठीक, तो सनातन धर्म आज नहीं है, समय की शुरुआत से, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पुराना धर्म विश्व का सनातन धर्म है। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म का बुरा कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आप किताब भी पढ़िएगा तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म का सपोर्ट ले रहा हूँ और किसी धर्म का विरोध कर रहा हूँ। ओके, तो इस्लाम धर्म का जन्म कब होता है? 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। ठीक है, तथ्य क्या है याद करने वाली चीज़ें कि इस्लाम धर्म 610 ईस्वी में पहली बार, ठीक है, पहली वही प्राप्त हुई। क्या हुआ प्राप्त? वही, वही मतलब रिवेलेशन। ये क्या होता है? रिवेलेशन, रिवेलेशन इसका मतलब तो मुझे भी प्राप्त नहीं यार। ये वही जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है और रिवेलेशन का मतलब भी मालूम नहीं। चलिए, तो पहली बार 610 ईस्वी में वही प्राप्त हुई, मक्का से मदीना। ठीक है, हिजरत 622 ईस्वी, हिजरत मतलब कैलेंडर एक तरह से, ठीक है, हिजरत कैलेंडर महत्वपूर्ण घटना थी। और 21 वर्ष बाद, ठीक, मोनोथिज्म का प्रचार हुआ। ठीक, अल्लाह ईश्वर एक है। और इस्लाम का उदय सामाजिक सुधार और धार्मिक एकता के परिणाम का कारण था कि समाज में एकता आएगी। ठीक, सामाजिक उद्धार होगा, सुधार होगा और धर्म में एकता आएगी। इस्लाम धर्म में देखिएगा तो मतलब जितना भी धर्म है, हिंदू हो गया, सॉरी सनातन हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ठीक, आपका सिख धर्म हो गया, बुद्ध, जैन, जो भी धर्म है वो सब किसके लिए बनाया गया? मनुष्य के भलाई के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करने लगता है? आपस में लड़ने लगता है। अरे बाप रे, तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम्हारा धर्म बड़ा है, बाग बुड़बक, ये सब कुछ नहीं होता है। सर्वधर्म समभाव, ठीक है, एक वर्ड है भारतीय संविधान में, सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों का समान महत्व दीजिए, समान भाव है। ठीक, ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है। इस्लाम के विस्तार के प्रमुख कारण क्या थे? व्हाट वेर द कोज ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इस्लाम? तो इस्लाम धर्म कैसे फैला? देखिए, इस्लाम धर्म तेजी से एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गया। आज विश्व के सभी देशों में इस्लाम धर्म आपको थोड़ा ना थोड़ा मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पहला कारण क्या है यहाँ पे? सैनिक शक्ति। खलीफाओं के नेतृत्व में विजय अभियान चलाया गया। धार्मिक समानता का संदेश मिला। व्यापारिक मार्ग, जिसमें अरब व्यापारी धर्म फैलाते थे। ठीक, कम कर नीति, यानी कि गैर मुसलमान पर जजिया कर वगैरह वगैरह लगाए जाते थे, परंतु सुरक्षा भी था। ठीक, जैसे कि भारत में भी जो आए थे, क्या नाम था, मोहम्मद गौरी गजनवी, ठीक है, और भी जो अरब आक्रमणकारी थे वो धर्म भी फैलाए यहाँ पे। ठीक है, फिर आया कौन? तो जो 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर, बाबर में जब आया भारत में और जब बस गए तब वहीं से पूरा का पूरा इस्लाम धर्म भारत में फैलना शुरू हो जाता है।
हालांकि उससे पहले भी इस्लाम धर्म था, इस्लाम कम्युनिटी था, बट बाबर के आने के साथ साथ पूरा का पूरा उनके साथ फिर फौज आ गया, कबीला आ गया, तो यहाँ पे भी फैल गया, फिर पूरे के पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, इस्लाम जो है मिल के रहते थे, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे वो साला रूल करने लगे। ठीक है, जो आदमी भारतीयों को पसंद आता है वो भारतीयों के साथ बस जाते हैं। ठीक है, भाईचारे की तरह ये रहने लगे, लेकिन जो अंग्रेज लोग आए वो विद्रोह करने लगे। ठीक है, तब फिर हम लोगों को मिल के उनको भगाना पड़ा। ओके, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक ही ऐसा है, मैं किसी धर्म का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे बिल्कुल गलत मत समझिएगा दोस्तों। अरब सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अरब, देखिए अरब में जितने भी खाड़ी देश हैं, ईरान, इराक, ठीक है, और सऊदी अरबिया, ये सब अरब में आते हैं। ठीक है, तो अरब कंट्रीज जितने भी हैं आपके, अरब सभ्यता मध्यकालीन विश्व की उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो विज्ञान और गणित, ठीक, अरब सभ्यताओं में विज्ञान और गणित, बीज गणित का विकास हुआ। चिकित्सा, इब्न सीना का योगदान हुआ। व्यापार, एशिया यूरोप के बीच सेतु हुई। और संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला का भी विकास हुआ। अरब सभ्यता ने आधुनिक विज्ञान और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, और एक चीज़, इस्लाम में शिल्पकारी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, शिल्प, ठीक है, और नक्काशी वगैरह वगैरह, कला, साहित्य, इन सभी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, उर्दू भाषा, फारसी भाषा। नेक्स्ट आता है यूरोप में सामंतवाद क्या था? ठीक है, तो यूरोप में सामंतवाद क्या था? फेडरलिज्म क्या है? तो देखिए सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं? कि भूमि आधारित प्रणाली, ठीक, राजा, सामंत और किसान की श्रेणी। किसान जो है भूमि से बंधे होते थे, सुरक्षा के बदले सेवा देते थे। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अभी मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप कराऊंगा। ये सब केवल आपका बेस बना रहा है। फिर आपका धर्म युद्ध क्या होता है? ठीक, क्रूसेड्स क्या होते हैं? धर्म युद्ध, देखिए आपस में धर्म के कारण लड़ने लगना धर्म युद्ध है, आम भाषा में हम लोग समझते हैं। धर्म युद्ध 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में लड़े गए और धार्मिक युद्ध थे ये। ठीक, मुख्य तथ्य क्या है इनमें? कि ईसाई द्वारा जेरूसलम को एक मुक्त कराने का प्रयास किया गया। कुछ लगभग 8 प्रमुख धर्म युद्ध हैं और चर्च का नेतृत्व हुआ। धर्म युद्ध में यूरोप और एशिया के बीच संपर्क बढ़ा। ठीक है, फिर आता है सामंतवाद का पतन के क्या कारण थे, क्यों सामंतवाद खत्म हो गया? तो देखिए 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में सामंतवाद जो है कमजोर पड़ने लगा। इसका कारण क्या है? ब्लैक डेथ। ठीक, इसमें जनसंख्या में कमी आई, शहरों का विकास हुआ, नगद अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। अगला जाता है हमारा मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए मध्यकालीन यूरोप जो है, यूरोप का पूरा एरिया, वो मध्यकाल का समाज वर्गों में विभाजित था और एक नया वर्ग उदय हुआ। कौन? पहले कुलीन वर्ग और दास वर्ग हुआ करता था, बीच में एक नया वर्ग आया, मध्यम वर्ग। ठीक है, इसमें 3 वर्ग विशेष रूप से दीजिएगा। पादरी वर्ग यानी कि जो पूजा पाठ का काम करते थे, सामंत वर्ग व्यापारी वाला, और किसान वर्ग। ठीक है, किसान की स्थिति सबसे खराब थी और धर्म का प्रभाव अधिक था। पादरी वर्ग सबसे ऊपर में रहता था। महिलाओं की स्थिति भी खराब थी लेकिन बाद में सुधार दी गई। ठीक, नेक्स्ट, मध्यकालीन यूरोप में कृषि व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए किसान का तो हालत खराब ही था, तब भी खराब था, अभी भी खराब है, किसान शुरू से ही झेल रहा है भाई। कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो मैनोर प्रणाली। ठीक, भूमि का स्वामित्व सामंतों के पास, किसान श्रम करते थे और उत्पादन आत्मनिर्भर था। ओके, नेक्स्ट यूनिट 2, तो इसमें आ जाता है यूरोप में सामंतवाद और उदय के विकास के बारे में क्या क्या मुख्य कारण है, ये आपको बताने हैं। 1 मिनट 25 मिनट हो चुका है, तो 25 मिनट के बाद हम लोग जो है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, इसमें आप माइंड को फ्रेश कीजिए। वैसे भी भारत का नहीं है तो यूरोप का पढ़ने का तो मन नहीं करता है मुझे भी, और दिमाग में घुसता भी नहीं ये सब टॉपिक ना जल्दी। हाँ, ये सब टॉपिक दिमाग में नहीं घुसता है जल्दी। तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, वॉशरूम आइए, पानी वानी पी के आइए, मैं भी आता हूँ पानी वानी पी के वॉशरूम से। ठीक है, जो भी जाना है, जहाँ भी जाना है जाइए, घूम घाम के आइए।
वीडियो को रोक दीजिए और घूम घाम के आ लीजिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है, यूरोप में सामंतवाद के उदय और विकास के बारे में बताना है। इसका मेन कारण क्या था? ठीक है, तो पहले आपको समझना होगा कि सामंतवाद है क्या। ठीक है, सामंती व्यवस्था आप सबने सुना है, जिसमें व्यापारी वर्ग विशेष रूप से ये कहलाते हैं। ठीक, और अगर इसको और अच्छे से समझना है तो देखिए इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई राजा है। ठीक, सपोज दैट, मान लीजिए आप राजा हैं। ठीक, आप राजा हैं या मैं राजा हूँ, मैंने आपको अपना खेत दे दिया कि भाई ये वाला जो खेत है, रांची का खेत आप देखिएगा, बोकारो का खेत उनको दे दिए। ठीक, धनबाद का खेत उनको दे दिए, चाहे राजा आप ही बनिए आपने हमको खेत दे दिया। ठीक, और क्या बोले कि जो मेरा खेत है ना, बोकारो का खेत आप देखिएगा और आप वहाँ के किसानों से आप काम करवाइए और उसके बदले में हमको टैक्स दीजिए। ठीक, तो मैंने एक आदमी चुना रांची के खेत के लिए, बोकारो के लिए एक चुना, धनबाद के लिए एक चुना, गुमला के लिए एक, पाकुड़ के लिए एक, गोड, इसी तरह से सिमडेगा, लोहरदगा, सबका मैंने एक एक बांट दिया कि यहाँ का ज़मीन तुम देखेगा, यहाँ का ज़मीन तुम देखेगा, और एक एक व्यक्ति को संभालने के लिए दे दिया। और उन सभी व्यक्तियों से मैं क्या किया, टैक्स लेता था। और वो जो सामंत था वो फिर अपने अंडर में किसानों को काम करवाता था और किसानों से वो टैक्स लेता था। तो ये सामंती व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें राजा किसी विशेष व्यक्ति को जमीन का स्वामित्व देता था, अधिकार देता था और उसके खेती करने बोलते थे, और उसके बदले में वे उससे क्या लेते थे, राजस्व लेते थे। ठीक, टैक्स लेते थे, जिसको वफादारी कहा जाता था। तो यही है सामंती व्यवस्था। ठीक है, तो ये सामंती व्यवस्था का खत्म कैसे होता है, पहले विकास जानिए, कैसे विकास हुआ फिर कैसे खत्म हुआ ये जानिए। तो मध्यकालीन यूरोप के प्रमुख व्यवस्था थी जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विकसित हुई। जब रोम साम्राज्य का खत्म हो जाता है तब जाके ये व्यवस्था शुरू होती है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता और केंद्रीय सत्ता का पतन हो जाता है। बाहरी आक्रमणकारी, ठीक, इसमें क्या होता है कि वाइकिंग मैग्यार ये बाहरी आक्रमणकारी थे दो, सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी और भूमि आधारित व्यवस्था की जरूरत पड़ने लगी। स्थानीय शक्तिशाली नेताओं का उदय हो जाता है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस सबको कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, एक के बाद लॉन्ग आंसर टाइप को दिखाता हूँ। ठीक, टोटल 25 क्वेश्चन है, आई थिंक 25 या 30 क्वेश्चन है छोटे छोटे। हाँ 30 क्वेश्चन है। ठीक, छोटे छोटे 30 क्वेश्चन है, उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है यहाँ से। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म के उदय, स्थापना, विकास का विस्तार से वर्णन करें कि ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, उसकी स्थापना कैसे हुई और विकास कैसे हुआ। तो देखिए ईसाई धर्म का उदय पहली शताब्दी ईस्वी में कहाँ पे होता है, ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य के समय में होता है। इसके संस्थापक ईसा मसीह थे। उन्होंने मानवता, प्रेम, क्षमा, समानता का संदेश दिया। उस समय समाज में असमानता और अन्याय अधिक फैल गया था, जिससे यह धर्म तेजी से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसमें समानता और न्याय की बात कही जा रही थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे फैलता है, रोमन साम्राज्य में। ठीक है, रोमन मतलब इटली, हाँ इटली, इटली। ठीक है, ईसाई धर्म का उदय। तो ईसाई धर्म का उदय का मुख्य कारण था उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक, रोमन समाज में दास प्रथा और आर्थिक विषमता थी, मतलब कि गरीब लोगों को थोड़ा सा हीन भाव से देखा जाता था। नैतिकता का पतन था, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आम जनता, विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्ग, ऐसे धर्म की तलाश कर रही थी जो उन्हें शरण दे, उन्हें आशा और समानता प्रदान करे। ईसाई धर्म सेम उसी टाइम पे उदय होता है। ईसा मसीह अपने उपदेश में प्रेम, भाईचारे और क्षमा पर जोर देते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की सृष्टि के देन हैं और सृष्टि में एक समान उनका अधिकार है। ठीक है, यही विचार लोगों को आकर्षित करने लगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। अब ईसाई धर्म की स्थापना के बारे में सुन लीजिए। तो ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को फैलाया। किन्होंने, ईसा मसीह की जब मृत्यु होती है तो उनके बाद उनके शिष्य जो है उनके उपदेश को फैला दिए चारों ओर विश्व में। विशेष रूप से संत पौल ने ईसाई धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा किया।
ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका ईसाई धर्म के प्रचार में उनकी। उन्होंने एशिया, यूरोप और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार किया। 1313 ईस्वी में क्या हुआ कि मिलान की उद्घोषणा के माध्यम से रोमन सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दे दिया कानूनी रूप से। इसके बाद 380 ईस्वी में सम्राट कौन है, तो थियोडोसियस ने इसे रोमन साम्राज्य का राजधर्म भी घोषित कर दिया। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया। ये सब बोल्ड कलर में लिखा है ताकि इसको याद कर सकें राजा लोग का नाम, ठीक है। इस प्रकार ईसाई धर्म राजनीतिक संरचना प्राप्त करता है और इसकी स्थिति जो है मजबूत हो जाती है। ईसाई धर्म का विकास, तो देखिए ईसाई धर्म के विकास में कई कारण योगदान है, जिसमें मिशनरी दूर दूर जाकर अपने धर्म का फैलाए प्रचार किए। रोमन साम्राज्य की सड़क व्यवस्था अच्छी थी, आपको अभी मैंने बताया, जिसके कारण चलने में और सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होता था। चर्च संगठित संस्था के रूप में उभरा, जिसने लोगों को धार्मिक शिक्षा दी और समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। धीरे धीरे यह धर्म पूरे यूरोप में फैल गया और आज पूरे विश्व का पहला धर्म बन गया है। ठीक, फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया, जो जो तथ्य है, आंकड़े हैं, उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ, विस्तार कैसे होता है उसका, इसके बारे में बताइए। तो या तो आपको ईसाई धर्म के बारे में पूछेगा या इस्लाम धर्म के बारे में या फिर दोनों ही धर्म के बारे में। ठीक है, इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं शताब्दी में, देखिए इस्लाम धर्म का जन्म, पहले ईसाई धर्म का जन्म हुआ, उसके बाद इस्लाम धर्म का 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। कहाँ पे, अरब। जिस तरह से ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, उसी तरह से इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद। इस धर्म का मूल सिद्धांत एकेश्वरवाद है, अर्थात केवल एक ही ईश्वर है। ठीक, अर्थात केवल एक ईश्वर विश्व में व्याप्त है। इस्लाम धर्म का जन्म, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 610 ईस्वी में उन्हें पहली बार ईश्वर से संदेश प्राप्त हुआ, जिसे इस्लाम में वही कहा जाता है। उन्होंने मक्का में लोगों को एक ईश्वर की उपासना करने और सामाजिक बुराइयों को त्याग का संदेश दिया। प्रारंभ में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा विरोध का सामना पड़ा। समाज के अमीर लोग इसको बहुत ज़्यादा धुतकारे, कील ठोक, मतलब मैं थोड़ा सा उधर, माइंड मेरा दूसरे जगह चल गया। प्रारंभ में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 622 ईस्वी में उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा। ठीक है, और जहाँ जहाँ गए आज वो धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है इस्लाम धर्म का। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हिजरत। और यही इस्लाम कैलेंडर की शुरुआत होती है। हिजरत कैलेंडर है ये, बाद में कैलेंडर बन जाता है। मक्का से मदीना गए। अब इस्लाम धर्म का विस्तार देखिए। चलिए, मलाई बर्फ बेचने आ गया, फूक 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 फूक। मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, लेकिन उनके बाद खलीफा ने इस्लाम धर्म के प्रचार का काम जारी रखा। बहुत ही कम समय में इस्लाम धर्म अरब से बाहर मिलकर या निकलकर एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई हिस्सों में फैल गया, जिसके विस्तार के प्रमुख कारण सैन्य शक्ति, धार्मिक उत्साह, समानता का संदेश, व्यापारिक मार्गों का उपयोग शामिल। अब क्या हुआ, अरब के व्यापारी भी दूर दूर जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। वो व्यापारी जाते थे और व्यापार के साथ साथ अपने धर्म को भी प्रचार करते थे। इस्लाम का प्रभाव क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी पड़ा। इस्लाम ने समाज में समानता की बात की, भाईचारा की बात की। ठीक, और इसके प्रभाव में अरबी भाषा का विकास हुआ, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति किया। ठीक है, फिर क्या होता है कि बगदाद का आपने नाम सुना होगा, बगदाद। ठीक, ये ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान, और इराक की बगदाद, इराक का बगदाद है। हाँ, ठीक है। तो आपने अली बाबा 40 चोर की घटना सुना है, अली बाबा 40 चोर वो बगदाद में की घटना है। ठीक है, काहिरा और दमिश्क जैसे शहर ज्ञान के प्रमुख केंद्र बन गए। फैक्ट क्या है, हिजरत की घटना 622 ईस्वी में हुई। 100 वर्षों के भीतर इस्लाम 3 महाद्वीपों में फैल गया।
बगदाद मध्यकालीन ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। ओके, नेक्स्ट, अरब सभ्यता उसके योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब आपको अरब के बारे में पूछा गया है, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ से यूनिट 2 शुरू होता है, जिसमें यूरोप में सामंतवाद का उदय, विकास और विस्तार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यूरोप में सामंतवाद किस तरह से फैला, उसका विस्तार कैसे हुआ, विकास के बारे में बताइए। और फैक्ट सबको ना आपको याद करना है, क्योंकि वही सब टॉपिक आपको आंसर को बताएगा कि हाँ भाई कुछ पढ़ के आया है। ऐसे में आपका लगेगा कि आंसर नहीं, केवल ये फेंक रहा है, अपने मन से लिख रहा है। धर्म युद्ध और उनके यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है धर्म युद्ध का, ये विस्तार से बताना है आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सारा पीडीएफ चाहिए आपको तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं मेजर पेपर 2 में बता चुका हूँ ऑलरेडी सारा स्टेप्स। ठीक है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो फ़ोन को इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का कोर्स आएगा। 60 रुपया में आपको 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, हर एक सेमेस्टर के सभी पेपर का, सिर्फ 60 रुपया में। एक बार खरीदिए, फिर आपका पूरा ग्रेजुएशन फ्री। ठीक है, एक बार में, हाँ एक बार में। नेक्स्ट, अगला जाता है मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्थिति के बारे में बताना है कि मध्यकालीन यूरोप में समाज की स्थिति क्या थी। ठीक, जिसमें शोषण किया जाता था। 3 वर्ग था, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और किसान वर्ग। पादरी वर्ग अमीर थे, सामंत वर्ग जो ठेका लेके काम करते थे, और किसान वर्ग इनकी हालत सबसे ख़राब थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट, मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह से होता है ये बताना है। तो पहले विज्ञान की स्थिति, फिर टेक्नोलॉजी की स्थिति, और दोनों का विस्तार किस तरह से होता है, विकास किस तरह से होता है ये बताना है। मध्यकालीन यूरोप की कृषि व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करना है, कृषि व्यवस्था के बारे में बताइए। ओके, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। पुनर्जागरण का स्वरूप तथा उसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब एक तरह से पुनर्जन्म समाज का, ठीक, मानवता का, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे एक दो वो ही है कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और वो वाला क्रिश्चियनिटी का उदय कैसे हुआ। बाकी यहाँ पे हैं कुछ कुछ। ठीक, कृषि और वाणिज्य और मार्केटिज्म यानी कि बाजारीकरण के प्रभाव का बताना है। तो तीनों के बारे में यहाँ पे अभी बताया गया है। फिर देख लेते हैं आगे यूनिट 5, जिसमें शहरीकरण के बारे में बताया गया है। मध्यकालीन में विश्वविद्यालय का स्थिति, विश्वविद्यालय कौन कौन से डेवलप हुए हैं और ये एजुकेशन की तरह समाज को चेंजेस लाए हैं, इसके बारे में। मध्यकालीन नगर की विशेषता क्या थी, उनके विकास का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट, भौगोलिक खोजों के कारण तथा उसके प्रभाव विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ से हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है। और ये 3 को याद रख लीजिएगा। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, 1498 में वास्को डी गामा की खोज की, और 15वीं शताब्दी में खोज का प्रमुख काल माना जाता है। ये जो है खोज नहीं किया, समुद्री मार्ग की खोज की जिसके जरिए व्यापार किया जा सके। ओके दोस्तों, बाय, जोहार। अच्छा, ऐप के बारे में फिर से बोल रहा हूँ, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में भी है। ओके, यहाँ पे सब पेपर का नोट्स मिलेगा, सेमेस्टर 2 के भी, 3 के भी, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार खरीदिए, 8 सेमेस्टर का प्राइस है। 8 सेमेस्टर के सभी पेपर का जोड़ के मैं 60 रुपया ले रहा हूँ। ठीक है, 4 साल तक एक्सेस रहेगा। बाय।